हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वारुण क्लासेस। मेरा नाम है रोहित मुदगिल। आज हम बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो ये चैप्टर क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी है। तो चलो हमारे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप क्या है। सो बताओ, कलर कौन सा लेना है? वाइट लेना है या रेड लेना है? वाइट ले लेते हैं, हमारा फेवरेट। ठीक है। तो अर्थ की शेप कैसी है? तो आपको ये पीछे पिक्चर दिख रही है, एनिमेशन दिख रही है या फिर फोटो दिख रही है? ये वाली गोल जो है, आपको लगता है कि हमारी अर्थ ऐसी है, लेकिन हमारी अर्थ ऐसी नहीं है। ठीक है। हमारी अर्थ है ना थोड़ी ऐसी है। ये मैंने फोटो लगा रखी। अर्थ की शेप ऐसी है क्योंकि कहीं पर अर्थ में गड्ढे हैं, ठीक है, कहीं पर माउंटेन्स हैं। आपने देखा होगा कि जो हमारा इंडिया है उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट जो है ना वहाँ पर माउंटेन्स हैं, ठीक है। और हमारा साउथ की साइड है, वहाँ पर प्लेट्यूज हैं, ठीक है, कोस्ट हैं। तो ऐसे ही अर्थ की शेप जो है ना वो फ्लैट नहीं है। मतलब जैसे हमारा रोड होता है, हमारी जो फर्श होता है ना, वैसा नहीं है। अर्थ जो है वो ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। तो अर्थ की शेप इस तरह की है, ठीक है। तो अर्थ जो है ना वो पोल्स की साइड से तो फ्लैट है, ठीक है। इस पोल्स की साइड से तो फ्लैट है और साइड से राउंड है, ठीक है। तो अर्थ की अब शेप क्या है? और प्लेनेट अर्थ इज नॉट ए स्फेयर। जैसे कि आप पीछे एनिमेशन में देख रहे हो, अर्थ की शेप ऐसी नहीं है, अर्थ स्फेयर नहीं है। अर्थ की शेप जो है वो पोल्स पे से तो बैंड है, ठीक है। यहाँ से बैंड है, देखो जैसे, ठीक है, पोल्स पे से बैंड है और साइड से कर्व है, ठीक है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एंड बल्ज इन द मिडल। जो मिडल पार्ट है वहां पर बल्ज है और जो नॉर्थ और साउथ पार्ट है वहां पर फ्लैट है। तो अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ की शेप क्या है, तो अर्थ की शेप है जियोइड शेप, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमने कल के चैप्टर में भी पढ़ा था। अर्थ की जो शेप है वो जियोइड शेप है, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो आप 1.5x या फिर 2x पर देख सकते हो इस लेक्चर को, ठीक है। वरना चलने दो, आराम से अच्छे से करेंगे। अब क्या है, व्हाट आर ग्लोब्स? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो हम ग्लोब्स पढ़ेंगे, इसमें लैटिट्यूड्स पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे। तो इजीली हर एक कंसेप्ट को हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे अच्छे से एनिमेशंस में। तो अब यहाँ पर आपको जो फोटो दिख रही है पीछे बैकग्राउंड में, ये ग्लोब होता है, ठीक है। आप अपने टीचर से भी, आप स्कूल में जाओगे तो टीचर से बोल सकते हो कि सर मेरे को, या फिर मैम एक बार ग्लोब दिखा सकते हो कैसा होता है। या फिर आप गूगल पे देख सकते हो, ठीक है। अगर किसी के घर पे नहीं है ना ग्लोब, तो आप गूगल सर्च कीजिए ग्लोब, तो उसकी पिक्चर वहां पे आ जाएगी। बाकी मैंने पीछे पिक्चर लगा ही रखी है आपके लिए। ग्लोब क्या होता है ना, ग्लोब जो है एक मॉडल होता है, ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं, जैसे उनके पास गाड़ी होती है, ठीक है, छोटी सी गाड़ी होती है ना, वो उससे खेलते हैं। लेकिन वो क्या है, वो असली की गाड़ी तो नहीं है। ऐसे ही जैसे अर्थ है, अर्थ अर्थ का एक छोटा पार्ट, जैसे एक बड़ी कार होती है, जो ओरिजिनल कार होती है ना, वो अलग होती है, और एक जो बच्चा कार से खेल रहा होता है वो अलग होती है, लेकिन होती दोनों कार है। ऐसे ही अर्थ का जो छोटा फॉर्म होता है ना, जो एक मॉडल होता है, उसको हम ग्लोब बोलते हैं, ठीक है। मतलब अर्थ बड़ी कार हो गई, ग्लोब जो है वो छोटी कार हो गई, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ग्लोब की डेफिनेशन क्या है? ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ, ठीक है। ट्रू मॉडल अर्थ का ग्लोब कहलाता है। नेक्स्ट है, ग्लोब में बी ऑफ वेरिंग साइज। डिफरेंट डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। इतना भी होता है ग्लोब, इतना भी होता है, इतना बड़ा भी होता है, ठीक है। तो ग्लोब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, विच कैन नॉट बी कैरिड आउट इजीली। मतलब इतने बड़े ग्लोब होते हैं जो हम उठा भी नहीं सकते, सच में, ठीक है। स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स, अब इतने छोटे भी हो सकते हैं जो एक पॉकेट में आ जाए। ग्लोब लाइक बलून्स, बलून्स की फॉर्म में आते हैं, ठीक है। ऐसे भी आते होंगे कि जैसे मैं एक बलून है, फूक मारी, बड़ा करा और ग्लोब बन गया, ठीक है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। मतलब मैंने बताया, जैसे मान लीजिए एक बलून है, अगर बलून में मैं हवा भर देता हूँ वो बड़ा हो जाता है, एक गुब्बारा जो है बड़ा हो जाता है, और वो बड़ा होकर एक ग्लोब बन जाता है, ठीक है। अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म बन जाता है। तो ऐसे भी ग्लोब्स आते हैं, ठीक है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स। ग्लोब जो है वो फिक्स नहीं होता। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन और ए पोटस व्हील इज रोटेटेड। अब आपके एनसीईआरटी में ये लाइन लिख रखी है, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। तो पहले तो मैं एक मिनिएचर फॉर्म बना देता हूँ ग्लोब का। तो जो ग्लोब है ना वो इस टाइप का होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारी अर्थ के टाइप का होता है ऐसा। ये वाला जो एरिया है ना, अच्छे से ही फिल करते हैं आज, तो चलो।
टाइम लगाते हैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा ड्राइंग पे, वरना 5 सेकंड आगे बढ़ा सकते हो अगर जिसको सीधा डायरेक्ट पहुंचना है, तो जिसको ज़्यादा जल्दी है, वरना मेरी ड्राइंग देख सकते हो तुम। अरे ये बन गया अपना ग्लोब, ठीक है। जैसे मैंने बनाया, जैसे मेरे से बना, मैंने बना दिया। तो ऐसा होता है ग्लोब, बीच में जो है ना वो राउंड शेप की होती है, ठीक है। उसे एक अर्थ की तरह स्ट्रक्चर होता है वो, और साइड में जो है ना यहाँ पर उसको हैंडल लगा होता है कैरी करने के लिए। तो ऐसा होता है, इसको हम घुमा सकते हैं, इस बीच वाले पार्ट को हम इसको घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ग्लोब को है ना हम इस तरीके से घुमा सकते हैं। अब क्या होता है, जो पोटर होता है ना जो मटके बनाता है, उसके पास भी एक इस टाइप का ही होता है, उसको जैसे हम घुमा सकते हैं। यहाँ पर एक छेद होता है, इसमें डंडी लगती है, और डंडी लगने के बाद इसको हम ऐसे ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे वो घूमता है। तो ये बोल रहा है कि जो ग्लोब है ना वो भी, उसको भी हम ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज कंटिनेंट्स ओशियंस आर शोन इन देयर करेक्ट साइज। देयर के बाद क्या लिखा हुआ है, करेक्ट लिखा हुआ है, अगर किसी को दिख नहीं रहा ना तो ये लो मैं दिखा देता हूँ, देयर करेक्ट साइज, ठीक है। और बताओ और क्या सेवा करनी है। तो जो ग्लोब है उस पे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कंट्रीज होते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो एरिया है, यहाँ पर देख रहे हो, ये जो मैं वो कर रहा हूँ, तो ये वाला एरिया जो है ये कॉन्टिनेंट हो गया। कौन सा कॉन्टिनेंट है बताओ, ठीक है। ग्रीनलैंड वाला एरिया जो ये, ठीक है, ये सी होगा, ग्रीनलैंड वाला सी, ठीक है। ऐसे ही क्या बोल रहा है कि ओशियंस है, ये ओशियंस हो गए, ये हमारा ग्रीनलैंड हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। तो कंट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ग्लोब पर ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी मेरी ये राय ये ही है, एक बार पक्का देखो, जिसने ग्लोब नहीं देखा है वो गूगल पे जाओ, ग्लोब डालो और देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इमेजिनरी लाइंस ऑन अर्थ। अब अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं। अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस क्या होती है, मतलब अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस नहीं होती, ग्लोब पर इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये ये जो लाइंस लगी हुई है ना, ये देखो इसमें ये बॉक्सेस बने हुए हैं ना, स्क्वायर बॉक्सेस, ये वाले, ये जो है इमेजिनरी लाइंस है। इस पे तो मेरे को ब्लैक कलर लेना पड़ेगा, जब अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। देखो ये वाली लाइंस दिख रही हैं, जो ये बॉक्सेस बने हुए, ये बॉक्सेस, ये होती हैं ग्लोबल इमेजिनरी लाइंस, जिसे हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स बोलते हैं। थोड़ी देर में समझ में आएंगी क्या होती हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक अर्थ। अब अर्थ पर एक लोकेशन ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, तो लोकेशन को ढूंढने के लिए इन इमेजिनरी लाइंस को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइंस आर नीडेड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेसेस। अब क्या होता है कि आपको पता तो लग गया कि ग्लोब पर है ना इमेजिनरी लाइंस हैं, लेकिन इनको यूज कैसे करें, कैसे पता लगेगा कि इन इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से हम किसी की लोकेशन ढूंढ सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे। अर्थ मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब अर्थ जो है ना वो रिवॉल्व करती है, मूव करती है अराउंड इट्स एक्सिस। अब अर्थ इस, ये अर्थ है मान लो, ये इसका एक्सिस है। वैसे अर्थ थोड़ी टेढ़ी होती है, ऐसे ऐसे मूव करती है, वो ऐसे नहीं करती, वो ऐसे करती है, ठीक है। तो अर्थ जो है वो ऐसे मूव करती है उसके एक्सिस के अराउंड, जो कि वो भी एक इमेजिनरी लाइन है। अगर आप वैसे देखोगे ना तो अर्थ हवा में लटक रही है, ठीक है। तो जिसे हम एक्सिस बोलते हैं उस इमेजिनरी लाइन को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो है इक्वेटर। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो 5 मिनट वेट करो, सब चीज क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल A to Z। तो इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लाइन है। ऐसे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये सारी सिर्फ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस और कुछ नहीं है, ठीक है। अर्थ पे एक्चुअली में प्रेजेंट नहीं है कि अर्थ है वहां से ये लाइन जा रही है रियलिटी में, पहाड़ों को काटते हुए, नदियों को उड़ाते हुए, ऐसी नहीं है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है ग्लोब पर, ताकि हम लोकेशंस का पता लग सके हमें, ठीक है। तो इक्वेटर क्या है, इक्वेटर एक अनदर इमेजिनरी लाइन है जो ग्लोब पर रन करती है, जिस जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। अगर किसी को डेफिनेशन चाहिए तो ये डेफिनेशन आपके सामने रही कि इक्वेटर क्या होता है, ठीक है। दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर। अब मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है एक लाइन,
इमेजिनरी लाइन, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ये भी हाफ एरिया हो गया और ये भी हाफ एरिया हो गया, तो ये जो हाफ एरिया है और जो ये हाफ एरिया है, इस एरिया को डिवाइड करती है एक लाइन जो इक्वेटर होती है। और ये वो लाइन रही आपके सामने, ये जो लाइन है ना मैंने अब ड्रॉ करी है, इससे ऊपर जो लाइन दिख रही है ब्लैक कलर की, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। अब जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है वो मुझे ये बताएगा कि इक्वेटर लाइन जो है वो कौन से कंट्री से पास होती है, कमेंट सेक्शन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा। क्लास 6 के स्टूडेंट्स शांत रहो, चिल्लर रहो, ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। सो इक्वेटर क्या होता है, इमेजिनरी लाइन जो इक्वल हाफ में अर्थ को डिवाइड करता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और साउथ पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जैसे नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, दो पोल्स होते हैं। पोल्स का मतलब जो ये मैंने बनाया था ना जब मैं ग्लोब, तो यहाँ से ये पकड़ा नहीं हुआ था, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है ना, इन एरियाज को बोलती है एक्सिस है वैसे तो अर्थ के, लेकिन यहाँ पर इसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। इस एरिया को नॉर्थ पोल, ऊपर वाले को, नीचे वाले को साउथ पोल। देखो जैसे ये है ना, ये रहा, ऊपर वाले एरिया को नॉर्थ, नीचे वाले को साउथ। ठीक है, तो जो इक्वेटर से ऊपर है नॉर्थ का एरिया उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। जो नीचे वाला एरिया है, साउथ वाला एरिया है, उसे हम सदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। मतलब इस हाफ को हम बोल लेंगे, मतलब एक दोबारा बनाता हूं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। जैसे हो गया, इक्वेटर हो गया, इस एरिया को जो नॉर्थ वाला एरिया है इसको बोलेंगे हम नॉर्थ हेमिस्फेयर, और जो ये नीचे वाला एरिया है इसे बोलेंगे हम साउथ हेमिस्फेयर। ठीक है, ये है नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउथ हेमिस्फेयर। Therefore, the equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate places on earth। मैंने बताया कि इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर, जो डायरेक्शंस या फिर लोकेशंस ढूंढने में हेल्प करती है। ठीक है, तो अब इक्वेटर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब ये आप देख रहे हो कि ये तो भाई तुमने क्या करा, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन सीधी है नहीं। अब ये जो है ना मैप है, मैप है। ग्लोब क्या होता है, गोल होता है। अब मैप क्या होता है, इसी को हम खोल देते हैं ऐसे। जब मैं इसको ऐसे करके रखूंगा तो एक सर्कुलर लाइन बनेगी, और इस सर्कुलर लाइन को जब मैं ऐसे तुम्हारे सामने ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या लाइन बन जाएगी, वो सीधी लाइन बन जाएगी। ठीक है, ऐसे देखो। अब जैसे देखो ये वाली लाइन मान के चलो कि ये वाली लाइन जो है ना ये गोल बनी हुई है। ठीक है, देखो पीछे जा रही है। अब इसी को मैं खोल दूंगा तो ये वाली लाइन सीधी बन जाएगी ऐसे। तो इक्वेटर जो है वो गोल लाइन है। ठीक है, सर्कुलर लाइन है। तो ये है था इक्वेटर। अब नेक्स्ट इज लैटिट्यूड। हमने क्या पढ़ लिया, ग्लोब पढ़ लिया, अर्थ की शेप पढ़ ली। ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड चैप्टर का नाम है। तो ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इनको समझेंगे। ग्लोब का पता लग गया, इक्वेटर का पता लग गया, तो ऐसे ही लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लेटी हुई लाइंस। मैंने जब ये पढ़ा था 6-7 साल पहले, तो अरे भाई इसमें वाइट लेते हैं। लैटिट्यूड्स तो लेटी हुई लाइंस, जैसे कि ये है हमारी अर्थ, इस पे इमेजिनरी लाइंस हैं जो ऐसे हैं। ठीक है, पैरेलल है। इन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। मतलब जो लाइंस ऐसे लेटी हुई हैं उनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो लैटिट्यूड्स के अंदर ही आता है इसकी ट्रिक। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, ऐसे लेटी हुई लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। जैसे तुम्हारे सामने ये दिख रही है दो लाइंस, ये लैटिट्यूड्स हैं। लैटिट्यूड्स की डेफिनेशन अब करेंगे। ऑल पैरेलल सर्कल्स from the equator up to the poles are called parallels of latitude। क्या है, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। अब ये क्या बोल रहा है, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक जितनी भी पैरेलल है लाइंस, पैरेलल सर्कल्स, उसे हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब पैरेलल लाइंस और कभी मैं बोल रहा हूँ पैरेलल लाइंस, कभी मैं बोल रहा हूँ पैरेलल सर्कल, इसका क्या मतलब है। अब देखो जब हम इसको मैप की तरह ले रहे हैं तो ये लाइंस बन रही हैं। मैं बार बार इसी बात को रिपीट करूंगा, जब हम मैप की तरह देखेंगे तो ये लाइंस बन जाएंगी, लेकिन अब जब इसको हम ग्लोब की उसमें पढ़ेंगे तो ये गोल बन जाएंगी इसको। ठीक है, समझ रहे हो ना तुम, कि जैसे ये गोल है तो इसमें अगर मैं लाइन खींचना चाहूँ एक, तो ये सर्कुलर बनेगी। अगर इसी को मैं ऐसे खोल दूं तो ये लाइन सीधी बनेगी। देखो
समझ रहे हो तुम? अगर मान लो मेरे को ये एरिया मापना है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो अगर मैं सीधा कर रहा हूँ, एक तरफ से मैप की तरह देख रहा हूँ, तो ये सीधा हो गया, एक लाइन खींच जाएगी। चलो मैं अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें, एक सेकंड दो, तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं। मान लो ये लाइन है, ये मैप है, इस पे अगर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, दिख रही है? ये देखो, अगर मेरे को एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये एक लाइन ड्रॉ होगी, दिख रही है क्या? हाँ अब दिख रही है। तो ये लाइन ड्रॉ होगी, लेकिन अगर इसी को मैं राउंड करूंगा, तो देख रहे हो ये बैंड होती जाएगी। अगर इसी लाइन को, एक सेकंड देखो, इतनी लाइट ज़्यादा आ गई क्या कैमरे पे? हाँ देखो, अब इसी एरिया को मैं ऐसे मोड़ूंगा, तो ये सर्कुलर बनती जाएगी। यार देखो हो नहीं रहा, मेरा हाथ टूट जाएगा ऐसे तो, लेकिन जो लाइन है ना देखो सीधी है, अगर इसको मैं राउंड करूंगा तो ये ऐसे बनती जाएगी, ऐसे ऐसे होती जाएगी। ठीक है, ऐसे होती जाएगी, तो फिर ये अगर मैं इसको ऐसे बना दूंगा तो ये सर्कुलर हो जाएगी। तो क्या होता है, जब हम मैप की तरह पढ़ते हैं तो ये लाइंस होती हैं, और ग्लोब की उसमें पढ़ते हैं तो सर्कुलर लाइंस होती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, जो रिलेटिव लाइंस होती हैं, जो मतलब इक्वेटर से ऊपर पोल्स तक और इक्वेटर से नीचे वाले पोल तक जो पैरेलल लाइंस होती हैं, हम उसे बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये लाइंस जो है पैरेलल होती है, ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। नेक्स्ट है लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। अभी डिग्रीज में मापी जाती हैं, ठीक है, 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, ये आगे हम पढ़ेंगे। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब क्या होता है, जैसे कि ये इक्वेटर बनाया मैंने, ये यहाँ पर होता है 0 डिग्री, इक्वेटर को हम 0 डिग्री लेकर चलते हैं। ठीक है, ये कहना चाहता है। तो ये था लैटिट्यूड के बारे में। अब हाउ टू मेजर लैटिट्यूड्स, अब लैटिट्यूड्स को मेजर कैसे करते हैं, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं तुम्हारे एग्जाम्स वालों के भी और स्टूडेंट्स के भी। तो सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल्स इज 1/4 ऑफ ए सर्कल राउंड द अर्थ, इट विल मेजर 1/4 ऑफ 360 डिग्रीज, दैट इज 90 डिग्री। आया कुछ समझ? मैं समझता हूँ। मान लो एक सर्कल है, अब एक सर्कल का एंगल कितना होता है, मतलब एक अगर ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर मैं इसको पूरा घुमा कर यहाँ तक लाऊं तो 360 डिग्री होता है, सभी को पता है। मान लीजिए एक लाइन है, इस लाइन का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब एक लाइन का एंगल 180 डिग्री है, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक होता है 180 डिग्री। अब इसी को हम यहाँ पर और घुमा देते हैं, तो 180 प्लस 180 360 डिग्री एंगल हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इक्वेटर से लेकर पोल तक का एरिया कितना होता है, कितना एंगल बनता है इक्वेटर से पोल तक, तो ये 90 डिग्री का बनाता है एंगल। ठीक है, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल्स, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, क्या एंगल बनाएगा, 90 का। ठीक है, तो 1/4 होता है ये वाला एरिया, मतलब ये एरिया 1/4 होता है, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये। ठीक है, तो ये एरिया 1/4 होता है, तो एंगल भी इसका 1/4 हो जाएगा। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई इशू नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं मांगेगा, अभी इतनी छोटी क्लास है तुम्हारी। तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि पोल से लेकर इक्वेटर तक कौन कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है वो समझ लो, जिसको नहीं आ रहा नेक्स्ट क्लासेस में तुम्हारे सेम टॉपिक्स हैं, टेंशन मत लो, टेंशन इतनी सी भी नहीं लेनी है तुम्हें। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो मेरे से। ठीक है, हाँ 6 क्लास के स्टूडेंट्स तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और फिर वहां पर कोई इशू है, और मतलब एक अडल्ट है, अगर उसको क्वेश्चन पूछने हैं ना, तो फिर इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो तुम भी। ठीक है, इतने ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं, पहले ही इतने पड़े हैं पेंडिंग इंस्टाग्राम पर, तो रिप्लाई नहीं कर पाता, तो आप कमेंट सेक्शन में ही पूछ लो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मैं इनके आंसर दे दूंगा। 10 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड कॉल्ड द साउथ पोल। मैं क्या बोल रहा था, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, अब ये बता रहे हैं नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल क्या होता है। तो नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ का एरिया जो है ना, साउथ के एरिया पे जब 90 डिग्री बनता है तो उसे बोलते हैं हम साउथ पोल। ऐसे ही जब यहाँ पर बनता है नॉर्थ की साइड, तो उसे बोलते हैं हम नॉर्थ पोल। ठीक है, एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब एक बात बताओ, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। अब नॉर्थ की साइड वाली लैटिट्यूड्स को हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड, साउथ की लैटिट्यूड्स वाली को बोलते हैं हम साउथ लैटिट्यूड्स। नॉर्मल सिंपल। तो ये वाला पॉइंट भी हो गया, नॉर्थ लैटिट्यूड क्या होती है, साउथ लैटिट्यूड। नॉर्थ लैटिट्यूड का पता लग गया, साउथ लैटिट्यूड का पता लग गया। अब क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ईच
लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। कुछ नहीं है, छोड़ो, जिसको समझ में आ गया समझ गया। फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो होरिजोंते इन ब्राजील, जो कि साउथ अमेरिका में है, मतलब इस एरिया में है। देखो ये अर्थ है ना तुम्हारे पीछे जो बनी हुई है, इस एरिया में है ब्राजील, इस एरिया में। यहाँ ये देखो ये नॉर्थ एरिया होगा, ये साउथ का वो हो गया, तो यहाँ पर है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील भी काफ़ी बड़ा कंट्री है, छोटा मोटा कंट्री नहीं है ब्राज़ील। ठीक है, तो इस लोकेशन में है ब्राज़ील, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में एक कंट्री है ब्राज़ील। तो अब ये क्या कहना चाहता है कि चंद्रपुर में महाराष्ट्र जो है वो भी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और जो बेलो होरिजोंते इन ब्राज़ील वो भी 20 डिग्री पर है। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 20 डिग्री पे आ जाओ भाई, अब 20 डिग्री पर तो हमारा चंद्रपुर भी है जो महाराष्ट्र में है, और 20 डिग्री पर ये बेलो होरिजोंते भी है जो ब्राजील में है। तो कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द, अरे भाई कहाँ पहुंच गए हम, इसका जवाब बताओ मेरे को। मान लो ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ पर 20 डिग्री हो गया मान के चलो, और यहाँ पर भी 20 डिग्री है। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, 20 डिग्री नॉर्थ की साइड आना भाई, तब इस लाइन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब ये मेजर क्या काम क्या आती है, अभी लैटिट्यूड पढ़ा है, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे ना तब पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायरेक्शन का कैसे पता लग जाता है, लोकेशन का कैसे पता लग जाता है लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड से। अभी दिमाग के घोड़े थोड़े से शांत रखो, हर एक चीज़ क्लियर होगी, ज़्यादा मत भागो। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जहाँ पर मिलती हैं, वहाँ उस पॉइंट से के कोऑर्डिनेट से हमें लोकेशन का पता लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे पता लगता है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का। बाकी ये है ना आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, वहां पर सीखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये बोल रहा है ना, ये भी क्वेश्चन अगर अभी फिलहाल किसी को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं भाई, आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड डिक्रीज। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे वैसे लैटिट्यूड्स का साइज छोटा होता जाएगा। अब बताओ क्यों होता जाएगा। तो इसने पहले ही हमें क्या बोला था कि जो अर्थ है हमारी वो पोल्स पे से फ्लैट है और साइड से बल्ज है। तो अब ये बताओ, मतलब वो इस टाइप की है। ठीक है, यहाँ से फ्लैट और यहाँ से बल्ज। तो अब ये बताओ ये वाली लाइन बड़ी है या ये वाली लाइन बड़ी है? ऑब्वियस सी बात है इक्वेटर वाली लाइन बड़ी है। तो ये बोल रहा है जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे देखो ऐसे है ना, अब एरिया कम होता जाएगा। ये नॉर्थ पोल मान लो, ये वाला जो एरिया है ना, ये नॉर्थ पोल मान लो। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ये लैटिट्यूड्स छोटी होती चली जाएंगी। बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ पोल स्टार फ्रॉम ए प्लेस इट्स लैटिट्यूड कैन बी नोन। अब हम सीखते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आपके आपकी जो एक देखो यहाँ पर मैंने सारा बंदोबस्त करके रख रखा है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना बस। तो क्या होता है, हमारी अर्थ पे है ना बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, कितनी लैटिट्यूड्स हैं वो सब, कितनी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अर्थ पर कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होती हैं जो एग्जाम में भी आती हैं, जो जिनका मतलब महत्व ज़्यादा होता है। ठीक है, महत्व हिंदी का वर्ड बोल दिया तो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो है वो है कौन सी। सो इक्वेटर जो 0 डिग्री है सबको पता है, हाफ में डिवाइड करती है जो। फिर है नॉर्थ पोल जो 90 डिग्री पे होता है ऊपर की साइड। फिर साउथ पोल जो नीचे की तरफ होता है 90 डिग्री साउथ पे। फिर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल। अब आपको बताना है कि इंडिया से कौन सी वाली लाइन जाती है इनमें से। ठीक है, इनमें से एक लाइन इंडिया से पास होती है, कौन सी होती है। और फिर ये भी बताना है जो ज़्यादा होशियार है कि वो लाइन किस किस स्टेट को कट करते हुए जाती है, मतलब किस किस स्टेट के ऊपर से जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है ये, एक क्वेश्चन और दे दिया। ठीक है,
तो ये हमारी इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ की साइड होती है, एंटार्क्टिक सर्कल साउथ की तरफ होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की साइड होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ की तरफ होती है। एक लाइन, इमेजिनरी लाइन जो बीच में से अर्थ को डिवाइड करती है उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। नॉर्थ की साइड नॉर्थ पोल पर 90 डिग्री साउथ पे होता है, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे होता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब यहाँ पर मैं समझा देता हूँ क्या क्या होता है। देखो जैसे इक्वेटर 0 डिग्री पे लिख रखा है, ये दिख रहा है तुम्हें? इक्वेटर 0, जो बिल्कुल देखो इस साइड ऊपर की तरफ दिख रहा होगा, इक्वेटर 0 डिग्री। ये है इक्वेटर 0 डिग्री, जो लाइन जो इसको हमारी अर्थ को जीरो जो हाफ में डिवाइड करता है। चलो मैं डिवाइड भी करता के दिखाता हूँ तुम्हें साथ साथ। तो ये वाली जो लाइन है, देखो भाई थोड़ी सी सीधी बन जाए यार, सीधी बना सकते हैं, देख ट्राई करके। और इक्वेटर, चलो इसको पॉइंट आउट कर देते हैं यार, पॉइंटर ले लेता हूँ मैं तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, हाँ। अब ये देखो, ये रेड वाली जो डॉट है ना, ये देखो, ये वाली जो लाइन है वो है कौन सी लाइन? इक्वेटर वाली लाइन। इसके ऊपर है 27.5 पे, एग्जैक्ट 27.27 होती है, लेकिन आपको टू वही याद रखनी है, 23.5, सॉरी 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये आर्कटिक सर्कल है हमारा, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री नॉर्थ होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आर्कटिक एंटार्क्टिक सर्कल हो गया, ये हमारा आर्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, तो ये सब था। अब टेम्परेट जोन्स, ट्रॉपिकल जोन्स, ये आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो अब होता है हीट जोन ऑफ अर्थ। अब अर्थ पर हीट जोन होते हैं। हीट जोन क्या होते हैं वो हम समझेंगे इस वीडियो में, इस स्लाइड में। यार मेरा ये पॉइंटर गायब हो रहा है बार बार, कहाँ है? ये वाला। तो हीट जोन ऑफ अर्थ क्या होता है? द मिड डे सन, टोरॉइड जोन पहले समझ लेते हैं क्या होता है। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस ए ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द tropic of cancer and tropic of capricorn. This area therefore receive the maximum heat and is called the torrid zone. अब मैं समझाता हूँ। अब लाते हैं हमारी इस वाली पिक्चर को। देखो क्या होता है, अर्थ जो सन है ना, सन की जो रेज है वो सबसे ज्यादा इस एरिया में पड़ती हैं। ठीक है, इस एरिया में जो ये रेड कलर का तुम्हें दिख रहा है, इसे बोलते हैं हम टोरिड जोन। ठीक है, टोरिड जोन का क्या होता है? टोरिड जोन जहां पर अर्थ की रेज डायरेक्ट पड़े ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो अब ये देखो, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इस एरिया को हम बोलेंगे टोरिड जोन, जहां पर जो सन है उसकी रेस डायरेक्टली पड़ती है। ठीक है, अब अगला क्या है? टेम्परेट जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसे बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन के बारे में पहले और पढ़ लेते हैं पिक्चर पे जाने से पहले। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। अब मान लो मैं लाइट फॉल कर रहा हूँ, तो जहां पर देखो अब तुम्हारी इस पॉइंट पे तो डायरेक्ट पड़ रही हैं लाइटें, लेकिन जो ये दूसरा एरिया है, जो कैमरा से दूसरा एरिया जो है, वहां पर ये ऐसे जाती हैं, मतलब डायरेक्ट नहीं जाती। ठीक है, तुम्हारी तरफ तो डायरेक्ट आ रही है, लेकिन जो और दूसरा एरिया है वहां पर ऐसे ऐसे जाती हैं। ठीक है, तो जिसके कारण वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, तो as such the areas bounded by tropic of cancer and arctic circle in north hemisphere and tropic of capricorn and antarctic circle in south hemisphere have moderate temperature. This is called temperate zone. अब ये देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल का ये वाला एरिया। ठीक है, तुम ड्रॉ कर सकते हो अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो। ये वाला एरिया जो है ना, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल वाला एरिया, इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन।
यहाँ पर जो सनरेज है ना वो डिक्रीज होती चली जाती हैं, जितना जितना तुम इक्वेटर से दूर जाओगे वैसे वैसे सनरेज डिक्रीज होती चली जाएंगी। तो ये वाले जो एरिया है इसे बोलते हैं हम टोरिड जोन, सॉरी टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। ये भी टेम्परेट जोन है और ये भी टेम्परेट जोन है। ठीक है, आराम आराम से समझना, क्योंकि देखो अब इतना सारा मैं बना दूंगा ना तो फिर बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ज़्यादा फोकस करना तुम इस चीज़ पे। अब इससे आगे भी एक फ्रिजिड जोन होता है, वो शायद इसमें लिखा रखा है क्या, हाँ ये रहा, अगली स्लाइड में मैंने बना रखा है। तो फ्रिजिड जोन क्या होता है, एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंटार्क्टिक सर्कल एंड साउथ पोल। देखो अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से समझा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लो। अगर किसी को ये लग रहा है कि जो भी लग रहा है वो अपने तरीके से हैंडल कर लेना। मतलब कई बार क्या होता है ना, जो मतलब थोड़ा सा वीक स्टूडेंट हो जाता है ना, उसको ये लगता है कि समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर लो और इसको अच्छे से रीड करो एक बार आराम से। ठीक है, आराम आराम से रीड करो, वरना मैं अपना 100% देता हूँ और दूंगा आगे भी कि आपको समझ में आए। तो ये क्या 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 बोलना चाह रहा है, इंग्लिश में छोड़ो, तुम हिंदी में ही समझो। हिंदी में ये कहना चाहता है, आर्कटिक सर्कल से लेकर पोल के एरिया को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं, और एंटार्क्टिक सर्कल से लेकर साउथ पोल तक जो एरिया होता है उसे हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। तो देखो टोरिड जोन भी दो हैं, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसे ही टेम्परेट जोन भी दो हैं, कौन से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल। अब ऐसे ही फ्रीजेड जोन भी दो हैं, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल और दूसरा है एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल। तो ये था फ्रीजेड जोन। इस एरिया में लाइट जो सन रेज है वो बहुत ही कम हो जाती, बिल्कुल ना के बराबर। तो क्या कह रहा है, इट इज बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होरिजन, देयरफॉर इट रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइडिंग लेस हीट। मतलब यहाँ पर ऐसे बिल्कुल बेंट हो जाती हैं लाइंस। ठीक है, हीट रेज जो हैं, जो सन की रेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेंट हो जाती हैं, तो इस एरिया को हम फ्रिजिड जोन बोलते हैं। और जो नॉर्थ का एरिया, एक और बताऊँ ना, एक फैक्ट की बात बताऊँ तुम्हें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है ना ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहां पर 6 मंथ्स तक दिन रहता है, मतलब 6 महीने तक रात ही नहीं होगी और 6 महीने तक दिन ही नहीं होगा। मतलब ऐसे एरियाज है 6 महीने रात 6 महीने दिन। ठीक है, ये तुम्हें फैक्ट की बात बता देता हूँ मैं। अब आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं, इसकी ट्रिक, अब तुम कंफ्यूज ना हो जाओ, लेटीट्यूड क्या होती है, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, तो उसकी ट्रिक क्या है, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबी। ठीक है, लेटीट्यूड मतलब लेटी, तो ऐसे लेटीट्यूड, ये लेटीट्यूड होगी, और जो लॉन्ग लंबी खड़ी है इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में मैंने डिफरेंस बता दिया। टू फिक्स द पोजिशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन लेटीट्यूड। अब क्या बोल रहा है, मैंने क्या बोला था कि मान लो मैंने बता दिया कि भाई इस लेटीट्यूड पे हूँ मैं, तो इस लेटीट्यूड पे कहाँ पर खड़ा हूँ भाई मैं, मान लो मैंने बता दिया 20 डिग्री लेटीट्यूड, 20 डिग्री लेटीट्यूड नॉर्थ वाली भी बता दी मैंने, चलो हेमिस्फेयर भी तुम्हें बता दिया, लेकिन 20 डिग्री लेटीट्यूड मान लो इतनी लंबी है, तो इस लंबी लाइन पर कहाँ पर खड़ा हूँ मैं। लेकिन अगर मैं ये ही एक और लाइन बता दूं कि ये वाली लाइन तो यहाँ पर खड़ा हूं मैं और इस लाइन पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो ये इंटरसेक्शन वाला एरिया पता लग जाएगा, तो हमें लोकेशन पता लग जाएगी। तो अभी मैं दोबारा से बता देता हूँ कैसे हम लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की हेल्प से अपनी पोजीशन को पता लग करते हैं। जैसे मेरे को ये पता लग गया कि ये लाइन है लेटीट्यूड, अब यहाँ पर कहाँ, ऐसे ही हम एक लॉन्गिट्यूड और बता देंगे कि भाई मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो अब ये वाला एरिया जो दिख रहा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, अब एक फिक्स पॉइंट पता लग जाएगा कि भाई मैं इस जगह पर खड़ा हूँ। तो हमें इस तरह से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिलकर हमें हमारी डायरेक्शन बताती हैं, हमें लोकेशन बताती हैं। फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड एंड मॉरिशस आइलैंड आर सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड। अब मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 20 डिग्री साउथ ले ली, उसमें क्या है, जो टोंगा आइलैंड है जो पैसिफिक ओशियन में है, और जो है मॉरिशस जो कि इंडियन ओशियन में है, तो ये दोनों चीज़ जो है ना वो 20 डिग्री लेटीट्यूड पर है, 20 डिग्री साउथ की तरफ, मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, तो अब कैसे पता लगेगा कि भाई मैं वहाँ खड़ा हूँ या वहाँ खड़ा हूँ, तो लॉन्गिट्यूड्स हेल्प करती हैं। कि मान लो मैं अभी एक और एग्जाम्पल बताता हूँ तुम्हें, मान लो ये 20 डिग्री लेटीट्यूड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा
ये हो गया हमारा 20 डिग्री लैटिट्यूड। अब टोंगा आइलैंड यहाँ पर है और मॉरिशस यहाँ पे है, ये एज्यूम करके चल, तो दोनों एक ही लाइन पर है। अब मैं बोल दूं भाई मैं 20 डिग्री साउथ पर खड़ा हूँ, तो कैसे पता लगेगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ या यहाँ खड़ा हूँ? तो लॉन्गिट्यूड हमें हेल्प करती है। चलो मैंने मान लीजिए एक और बता दी, उसकी लॉन्गिट्यूड और बता दी, तो मेरे को पता लग जाएगा कि मैं तो भाई मॉरिशस में मजे कर रहा हूँ। तो ऐसे पता लगता है लोकेशन का। इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम ए गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अब जो लॉन्गिट्यूड्स हमें बताती हैं, जैसे लैटिट्यूड्स हमें नॉर्थ और साउथ के बारे में बताती हैं, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स हमें ईस्ट और साउथ के ईस्ट और वेस्ट के बारे में बताती हैं। तो हमें ईस्ट और वेस्ट की बता दी लॉन्गिट्यूड्स ने, और नॉर्थ और साउथ की बता दी हमें लैटिट्यूड्स ने। तो इन सभी के कम्बिनेशन से हमें डायरेक्शन पता लग जाती है, ठीक है, लोकेशन पता लग जाती है। अब व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? लॉन्गिट्यूड्स क्या आती हैं? दीज लाइंस आर ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड the meridians of longitude and the distance between them are measured in degrees of longitude। ये वाली बात मैं नॉर्मली समझा देता हूँ, इंग्लिश की टर्म में मत समझना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो लॉन्गिट्यूड्स भी डिग्रीज में मापी जाती हैं, ठीक है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड, ये भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। दे आर सेमी सर्कल्स। अब ये सेमी सर्कल होते हैं, क्यों? कि मान लीजिए मैं जैसे कि अभी अर्थ बना के देता हूँ तुम्हें, ये अर्थ है, तो ये 0 डिग्री से मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऐसे ऐसे होती है लाइंस बनी होती हैं, ठीक है। ऐसे ही पीछे लाइन बनी होती हैं, तो ऐसे लाइन बनी होती हैं राउंड, ठीक है। ये इंटरसेक्ट करती हैं। जो लॉन्ग लेटिट्यूड्स होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक सर्कल होती हैं, लेकिन ये हाफ होती हैं, ठीक है। ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे जाती हैं, और इसके पीछे भी एक ही और लाइन होती है, तो ऐसे सर्कल होती है। लेकिन लेटिट्यूड्स में हम पूरे सर्कल को एक लाइन मानते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स में इस पूरे सर्कल को हम दो लाइंस में डिवाइड कर देते हैं, तो ये इंटरसेक्ट करती हैं, लेटिट्यूड्स इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप ये भी लिख सकते हो, they are semi circles and the distance between them decreases steadily poleward until it's becomes zero at poles where all the meridians meet। क्या कह रहा है ये सेमी सर्कल होते हैं एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज। अब बताओ, अब जैसे मैंने बता दिया कि यहाँ पर एक लाइन लगानी है तुम्हें, ठीक है, तो मान लो मैंने एक लाइन खींच दी, तो अब ये ऐसे लेटिट्यूड्स होती हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो जितना जितना हम इन पॉइंट्स की तरफ जाते जाएंगे उतना उतना एरिया कम होता जाएगा। अब जितना हम बाहर की तरफ आ रहे हैं, बड़ी लाइन होगी ये, फिर छोटी होगी, फिर छोटी होगी, फिर छोटी होगी, फिर छोटी होगी, ऐसे छोटी होती जाती है, ये कहना चाहता है, ठीक है। अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ। अब जो मेरिडियंस जो लैटिट्यूड्स हैं वो छोटी होती चली जाती हैं। मैंने बताया ना कि पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो वैसे वैसे सर्कल छोटे होते चले जाएंगे, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, ठीक है। अब है प्राइम मेरिडियन। अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है? इट वाज डिफिकल्ट टू द नंबर ऑफ मेरिडियंस हैंस ऑल कंट्रीज डिसाइडेड। अब मैं क्या बताता हूँ, प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो टाइम को बताती है, कि टाइम के बारे में बताती है कि टाइम कैसे पता लगेगा। तो प्राइम मेरिडियन जो है ना, पहले ये पढ़ लेता हूँ मैं। Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which pass through Greenwich where the British। अरे भाई मैं ही बता देता हूँ। प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो ग्रीनविच से पास होती है, ठीक है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से। यहाँ से जैसे मतलब पता है क्या है कि टाइम कहाँ से पता लगेगा वो बताती है। तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की चलती थी, आपको पता है ना कि हम ब्रिटिशर्स के पहले ब्रिटिशर्स ने हम पर वो कर दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना उन्होंने हम पर अटैक कर दिया था, ठीक है। तो उनका रूल चलता था, गुलाम तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो उनका रूल चलता था, देखो भाई हमारे पर ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिशर्स का, तो उनकी वहां पर चलती थी। तो अमेरिका को भी एक टाइम पर उन्होंने गुलाम बना रखा था, तो उनकी उस टाइम पे चलती थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ से टाइम स्टार्ट करेंगे हम। तो ब्रिटिशर्स ने ग्रीनविच से एक लाइन इमेजिनरी लाइन स्टार्ट कर दी 0 डिग्री की।
जहाँ से हमें टाइम की का पता लगना स्टार्ट हुआ। अब टाइम का पता कैसे लगना स्टार्ट हुआ वो भी हम आगे ही पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स थी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लॉन्गिट्यूड कितनी है वो भी हम पता करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स थी, तो कैसे हमने इसको फिक्स किया, पता लग गया। ब्रिटिशर्स की चलती थी उस टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने बोला एक मीटिंग में कि हम यहाँ से पास करेंगे, तो सभी ने बोल दिया ठीक है यहाँ से पास करो। तो प्राइम मेरिडियन जो है वो 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब ये ही लाइन 180 डिग्री ईस्ट है, ये ही लाइन 180 डिग्री वेस्ट है, क्योंकि ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते ये 180 डिग्री पे आ जाते हैं, और यहीं से इस तरफ की तरफ काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये यहाँ पर 180 आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे है ये। अब मैं समझाता हूँ सब कुछ। देखो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी टॉपिक अगर मेरी वीडियोस में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो उसका रीजन ये है कि आगे अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगी, ठीक है। तो अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार पूरा कंप्लीट चैप्टर होने के बाद फिर मुझे बता देना कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो मेजरिंग लॉन्गिट्यूड्स, अब लॉन्गिट्यूड्स को कैसे मेजर करते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब क्या है, ये 0 डिग्री मान के चलो, ये हमारी इक्वेटर हो गया, सॉरी ये हमारा अर्थ होगी, ये हमारी 0 डिग्री होगी, और ये ही हमारी 180 डिग्री है। तो ये तो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया कौन सा होता है, वो वाला एरिया कौन सा होता है, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेसेस फॉलोड बाय लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। अब नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे डायरेक्शन होती हैं, सभी को पता है कि डायरेक्शन क्या होती है। तो डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन हमें जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जिसे हम बोलते हैं, ये हमें डायरेक्शन शो करती है किस डायरेक्शन में हम ये हैं, ये वाले पॉइंटर्स। तो नॉर्थ साउथ हमें लैटिट्यूड बताती हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूड्स हमें डिवाइड करती हैं, तो ईस्ट और वेस्ट में होती हैं। तो ये जो 0 डिग्री है यहाँ से ईस्ट हो जाएंगी, यहाँ से वेस्ट हो जाएगी। तो अब क्या बोल रहा है, दस वन कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ यू नो इट्स लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब मैंने जो पहले थोड़ी देर पहले बताया था वो मॉरिशस वाला, कि पता लग जाए तुम्हें लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड का, तो एक फिक्स पॉइंट पता लग जाएगा, तो इससे हम हमारी डेस्टिनेशन को पता कर सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दे रखा है, डबरी जो है वो असम में है, ठीक है, डबरी जो असम में है ना, वो 26 डिग्री नॉर्थ पर है लैटिट्यूड पर, और उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पता लग गया उसको, ऐसे ही 26 डिग्री नॉर्थ पता लग गया, तो उसको इस लोकेशन का पता लग गया। तो ऐसे जो है ना लोकेशंस का पता लग जाता है। तो देखा, अगर उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था तो अब आ गया समझ में, क्योंकि अब यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है एग्जाम्पल के तौर पर। तो ऐसे ही अगर कहीं पर कोई डाउट आ रहा है तो आगे पक्का वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी डिटेल्ड एनिमेशंस और स्लाइड्स बना रखी है मैंने, बिल्कुल पूरा खोल रखा है। अगर जिसको अच्छे से, जिसको जल्दी से पढ़ना है ना, जिसको जल्दी से कवर करना है, उसके लिए मैंने छोटी क्लासेस भी ले रखी है, पूरी प्लेलिस्ट है उसकी भी। आप क्लास 6 की प्लेलिस्ट सर्च कर लेना जाके, वहाँ पर वो छोटी छोटी क्लासेस है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जिसको अपना बेस अच्छे से क्लियर करना है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई मैं तो अब लंबे तरीके से कराऊंगा, छोटे तरीके से मैंने करवा के दे दी तुम्हें क्लास, ठीक है। तो जिसको जो ज़्यादा स्मार्ट बन रहा है वो उन क्लासेस को देख लो, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा भाई ये वाली क्लासेस देखो, ताकि तुम्हारा बेस अच्छे से क्लियर हो। तो लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम, अब लोकल और स्टैंडर्ड टाइम क्या क्या होता है। तो मेजरिंग टाइम, द बेस्ट means of measuring time is by the movement of earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. अब एक बात बताओ, ये बोल रहा है कि जो दिन रात होते हैं ना उससे हम टाइम मेजर कर लेंगे, कि भाई निकला है, सूरज निकला है मतलब दिन हो गया, सूरज छिप गया मतलब रात होगी। ये था पहले के लोगों का काम, मतलब जब ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी, जब मतलब जो फिक्स टाइम की अहमियत नहीं थी उस टाइम पे, मतलब फिक्स टाइम पे नहीं था, मतलब सूरज निकला है दिन हो गया चलो काम करना स्टार्ट कर दिया, सूरज छिप गया चलो सो जाते हैं, पहले था ये वाला रूल। लेकिन जैसे जैसे अभी ट्रेन्स आ गई, एरोप्लेन्स आ गए, अब ऑफिस में जाना होता है तो एक फिक्स टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए हमें ना लोकल टाइम यूज़ करने लगे, प्राइम मेरिडियंस से टाइम निकालने लगे। तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। लोकल टाइम कैन बी रिकॉन बाय द शेडो ऑफ द कास्ट ऑफ द सन। पहले के लोग क्या करते थे, सन की हेल्प से ना एक डंडा लगा देते थे, जैसे सन की रेज आई तो उसकी शेडो से पता लग जाता था टाइम का, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास तो वॉच आ गई,
टीवी 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 में पता लगता है टाइम का, लगता होगा भाई, टेक्नोलॉजी तो नहीं है। तो वॉच आ गई हमारे पास, ठीक है, मोबाइल फोन्स आ गए, स्मार्ट वॉच आ गई, डिजिटल वॉच है, ठीक है, तो उनसे हम टाइम का पता लगा लेते हैं। व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ द ग्रीन विच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब ये क्या बोल रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन है ना, यहाँ पर जो सन है वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है सन, तो उस टाइम पे हर एक प्लेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। अब ये मान लीजिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, अब यहाँ पर जो सन है ना वो हाईएस्ट पॉइंट पे चला गया, तो यहाँ से वो हर जगह लाइट फेंक पाएगा, तो यहाँ से हर जगह लाइट दे पा रहा है, तो हर जगह जो है तो उस पर जो है ना वो मिड डे होगा, ठीक है, मतलब दोपहर होगी। अब लोकल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का डाउट आ रहा होगा तो ऐसे डाउट कर, तो अभी सोल्व करते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। ये क्वेश्चन और बन गया तुम्हारे लिए, यहाँ से क्वेश्चन और आ सकता है कि अर्थ की डायरेक्शन बताओ किस से कहाँ रोटेट करती है, तो वेस्ट से ईस्ट जो है वो रोटेट करती है। 10 places ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दस द वेस्ट विल बी इट बिहाइंड। छोड़ दो इस लाइन को। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अब टाइम कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। थ्री, तुम सोच रहे हो डिग्रीज हैं, डिग्रीज को हम टाइम में कैसे लाएंगे, ये कैसे लाएंगे, वो कैसे लाएंगे, तो अभी समझा देता हूँ। अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है, एक स्फीयर की टाइप होती है, स्फीयर होती नहीं है, तो अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट करती है, तो समझ में कि सर्कल जो होता है, स्फीयर जो होता है उसका 360 डिग्री एंगल होता है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब 360 डिग्री 24 घंटों में घूमती है, ठीक है, आपको पता है ना, इतना तो पता ही होगा कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो एक दिन में चक्कर पूरा कर लगाती है, एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है, 360 डिग्री घूमती है इसका मतलब। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 360 डिग्रीज चक्कर लगाती है कितने घंटों में, 24 घंटे में, तो मतलब क्या हो गया कि 15 डिग्री लगाएगी एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में 15 डिग्री लगाएगी। और यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो मिनट में कैसे करेंगे, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं, तो 15 4 जा 60, तो 1/4 की रेशो आ गई। 1/4 रेशो मतलब 1 डिग्री जाएगी 4 मिनट में, मतलब 4 मिनट होने पर अर्थ जो है वो 1 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। दस व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, मतलब 12 बजे, अगर 12 बज गए हैं, 12 के दोपहर के 12 बजे हैं ग्रीनविच पर, तो 15 डिग्री बाद द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट आगे, मतलब ये जैसे 0 डिग्री है तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ 15 मल्टीप्लाई 4 मतलब 1 डिग्री में 4 मिनट थी, तो 15 डिग्री में 4 कैसे होंगी, 15 गुना में 4, 15 मल्टीप्लाई में 4, तो 60 मिनट, तो 1 घंटा, 60 मिनट मतलब 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा अहेड हो जाएगा ग्रीनविच टाइम से। मतलब यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 15 डिग्री है, यहाँ पर अगर 12 बज गए तो 15 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट आगे होती है, तो 15 डिग्री है तो 15 गुना में 4, 15 चौके 60, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 0 डिग्री पर 12 बजेंगे और 15 डिग्री पर 1 बज जाएगा, 1 PM। ऐसे ही अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच। देखो अब ये है, इससे मैं आगे की तरफ जाऊंगा तो 1 घंटा आगे हो जाएगा, और इससे अगर मैं पीछे की तरफ जाऊंगा 15 डिग्री तो 1 घंटा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 बजे हैं, आगे गया 1 बज गया, 12 के बाद 1 बज गया, लेकिन 12 के पीछे 12 से 1 घंटा पहले क्या बजता है, 11 बजते हैं, तो यहाँ पर 11 बजे, तो यहाँ पर वेस्ट में 11 बजे हुए हैं, ईस्ट में 1 बजा हुआ है, तो ऐसे टाइम निकालते हैं। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट। अब यहाँ पर अगर दोपहर है तो इसके एग्जैक्ट पीछे, अब ये देखो यहाँ पर सूरज की लाइट पड़ रही है, सनरेज पड़ रही हैं, मान के चलो यहाँ पर सनरेज पड़ रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ से पीछे से देख रहा हूँ तो यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं पड़ रही। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने लाइट आ रही है, लेकिन इस एरिया में लाइट नहीं है, तो यहाँ पर दिन है, तो इसके 180 डिग्री पीछे बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर रात होगी। तो अब यहाँ पर दिन हो गया पीछे की तरफ, अब आगे की यहाँ पर वाले एरिया में लाइट नहीं है तो यहाँ पर रात होगी। तो ऐसे ही ये बोलना चाह रहा है 180 डिग्री आगे की तरफ तुम्हारा दिन होगा,
और 180 डिग्री एग्जैक्ट पीछे वहां पर रात होगी, तो ये बोलता है। तो आपने देखा होगा कि कोई किसी का रिश्तेदार वगैरह दूसरे देश में जाता हुआ होगा रहता हो, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर तो दिन हुआ है, बल्कि हम सो रहे होते हैं, और जब हम काम पे होते हैं तो वो बोलते हैं भाई सोने का टाइम होगा, रात हुई हुई है। कनाडा वगैरह में दूसरे जो देशेज है ना, वहाँ पर टाइम अलग अलग होता है। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन be adjusted to read 12 o'clock when the sun is the highest point in the sky. When it's midday, the time shown by such a watch will give its local time for that place. All the places on a given meridian of longitude have the same local time. अब ये क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए एक लॉन्गिट्यूड है ना, तो यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट पर सेम टाइम होगा, ये बोलना चाह रहा है। क्योंकि सन की रेज आ रही है, मान लो तुम्हारी तरफ आ रही है सन की रेज, तो देखो ये मान लीजिए अलग अलग रेज हैं और तुम्हारी तरफ आ रही हैं, ठीक है, कैमरे की तरफ देखो, तुम्हारी तरफ आ रही है ना ऐसे एग्जैक्ट, तो सारी इकट्ठी पड़ रही है ना एक ही जगह पर, तो टाइम सेम होगा। तो लॉन्गिट्यूड पर कहीं पर भी चले जाओ, उस लॉन्गिट्यूड पर सेम टाइम होगा। लॉन्गिट्यूड बदलने पर टाइम अलग होगा, लेकिन एक ही लॉन्गिट्यूड पर, मतलब हर एक लैटिट्यूड पर एक, जैसे कि मान लो ये लॉन्गिट्यूड होगी और इस पर बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, ये बहुत सारी लैटिट्यूड्स इसको कट कर रही हैं, तो हर एक लैटिट्यूड पर कोई भी लैटिट्यूड हो लेकिन लॉन्गिट्यूड सेम है, तो वहां पर टाइम सेम होगा, ये बोलना चाहता है। अब है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? नीड फॉर स्टैंडर्ड टाइम। अब मान लीजिए मेरे को पता लग गया कि ये इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है, इसका टाइम ये है, लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों स्टैंडर्ड टाइम क्यों रिक्वायरमेंट होती है, बताओ, एक्सप्लेन करोगे एक पूरा पैराग्राफ लिख के कि स्टैंडर्ड टाइम की हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। The local time of place which are on different meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. अब मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हो गए, अब एक ट्रेन चल रही है यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया से यहाँ तक चल रही है, ठीक है। अब अगर हम एक स्टैंडर्ड टाइम रख दें, तो जो ट्रेन्स है ना, वो एरोप्लेन्स जो हैं ऊपर से चल रही हैं जो, उनको हेल्प करे। क्यों हेल्प करेगी वो भी बताएंगे। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी ए डिफरेंस ऑफ 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत, और ये होगा, मान लीजिए ये द्वारका है, ठीक है, गुजरात में, और ये हमारा असम है, मान के चलो ये वाला जो है इसे। अब ये वाला एरिया और इस वाले एरिया में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का फर्क है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाहता है, इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू अडोप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन। अब मान लो यहाँ पे भी ट्रेन चल रही है, इसका एरिया इस, ये दो 2 घंटे ला के चलो, एग्जैक्ट मान के चलो 2 घंटे, मान लो यहाँ पर 2 घंटे हम आगे हैं, क्योंकि सन यहाँ से निकलता है ईस्ट की साइड से, ठीक है। तो हम यहाँ पर 2 घंटे आगे हैं, हम यहाँ पर 2 घंटे पीछे हैं। तो अगर ट्रेन का सिस्टम, और जब हम किसी का शेड्यूल वगैरह मीटिंग्स वगैरह प्रिपेयर करेंगे, तो और असम के वहाँ से हमें कांटेक्ट करना है, तो यहाँ पर तो दो, मान लो 5 बजे हैं, वहाँ पर 7 बजे ही होंगे, ठीक है। तो इस मिसमैच के डिस्टरबेंस ना हो ना, तो हमें पूरे इंडिया में एक स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर अगर 7 बजे हैं तो यहाँ पर भी 7 बजे हैं, हम ये लेके चलते हैं ताकि ट्रेन दिक्कत ना करे। मान लो ये तो अपने हिसाब से चल रही है कि 5 बजे चली हूँ मैं तो, लेकिन यहाँ से बोली कि मैं तो 7 बजे चली हूँ, ठीक है। तो ये सारी डिस्टरबेंस ना आ जाए, जो थोड़े बच्चे बड़े बच्चे हैं ना वो समझ पाएंगे, अगर नहीं समझ पा रहे फिर से मैं यही कह रहा हूँ, अगर टेंशन नहीं लेने का लाइफ में, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ोगे, जैसे जैसे पढ़ोगे, वैसे वैसे समझ में आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड टाइम, अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है, इंडिया जो है ना, इंडिया का जो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, 82 डिग्री 30 ईस्ट है, दोनों लिख दिए मैंने, 82 डिग्री 30 ईस्ट है या फिर 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट है, वो वहाँ से हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेजर करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन इन इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम कितना है, 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ये क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। इट इज़ नोन एज IST, जिसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द लोकल टाइम एट मेरिडियन इज टेकन एट द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री। ये वाला यहाँ पर मिर्ज़ापुर से पास होता है ये वाला, तो इस लॉन्गिट्यूड को लेकर हम पूरे भारत देश में
सेम टाइम फॉलो करते हैं। अब आपको बताना है कि ये वाली लाइन कहाँ कहाँ से पास होती है। ये क्वेश्चन आता है कि IST कहाँ कहाँ से पास होती है। इस फोटो की तरफ मत देख के बताना, ठीक है, खुद से बताओ। स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या है? द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 जोन्स, टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। अब 24 टाइम जोन्स में हमने अर्थ को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड एट अडोप्ट मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब क्या होता है कि देश देश पर डिपेंड करता है। अब रशिया का मैप देखोगे ना, एक बार रशिया का मैप देखना, ठीक है। रशिया जो है ना वो ऐसे है, इस टाइप में है, तो रशिया जो है ना बहुत बड़ा है। तो अगर मान लो मैं एक लाइन खींच दूं यहाँ पर, तो इसके और इसके एरिया में बहुत डिफरेंस है, इसके और इसके एरिया में बहुत डिफरेंस है, तो इन दोनों के एरिया में कितना डिफरेंस हो जाएगा, तो मिसमैच ना हो इसलिए हमें IST अलग अलग यूज करनी पड़ती है कई देशों में, ठीक है। जैसे कि रशिया में है ना, देयर आर मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, लगभग 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, ठीक है, इंडिया रशिया में। तो कई बार क्या होता है ना, अगर UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है कोई बंदा, तो वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या इंडिया में भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स यूज कर लें, मतलब कि एक जो मिर्जापुर से निकल रही है एक दो और ले आए ताकि और ज्यादा अच्छे से हम वर्क कर पाए। तो ये क्वेश्चन आ जाता है UPSC वाले बच्चों का। कैलकुलेटिंग स्टैंडर्ड टाइम, देर इज टाइम डिफरेंस बिटवीन टाइम इंडिया एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, तो आपको सबको पता ही लग गया कि यहाँ पर और यहाँ पर अगर जितना जितना हम ईस्ट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82:30 ईस्ट इज 5 hours 30 minutes अहेड। जैसे मैंने बताया कि जितना ईस्ट की तरफ जाओगे वैसे वैसे टाइम बढ़ता जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ग्रीनविच से इंडिया के बीच में 5 घंटे 30 मिनट हम आगे हैं। सो अगर ये बोलना चाहता है कि सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM। अगर 2 बज गए यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने बढ़ जाएंगे? अगर हम 5.5 घंटे आगे हैं तो 2 में 5.5 घंटे ऐड कर दो, 5 और 2 7, 7:30 बज जाएंगे। अगर लंदन में 2 बजे हैं दोपहर के, तो शाम के इंडिया में 7:30 बन जाएंगे दोस्तों। तो ये था NCERT के बारे में, आज हमने कवर कर लिया सब कुछ जितना हमारे से पॉसिबल हो सकता था। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो क्लास 6 में है। शेयरिंग इज केयरिंग, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। और जैसा आपका ग्रुप होगा वैसे आप बनोगे, ठीक है। और अगर पूरा मैंने वीडियो लेक्चर तो आपको समझा दिया। अब आपको क्या करना है कि मैंने 1 घंटा होगा, देखो अप्रोक्स 1 घंटा होगा तुम्हें पढ़ाते हुए। तो अगर फिर भी कोई डाउट है तो इतनी सी भी टेंशन मत लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर टाइम लगा तो मैं जब भी कि जब भी एग्जाम तुम्हें बता दूंगा कि भैया ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और अब क्लास 6 कंप्लीट ही करके छोड़ देंगे, ऐसे ही क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। क्या पता थोड़ी देर में मैं लाइव क्लास ले लेने जाऊँ तुम्हारे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।